हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग कंपास यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस मिनरल के बारे में हम लोग देखने वाले हैं वो है फॉस्फोरस। तो आइए जान लेते हैं। फॉस्फोरस इज़ द सेकंड मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर कैल्शियम। तो फॉस्फोरस हमारे बॉडी का सेकंड मोस्ट एबंडेंट सेकंड सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला मिनरल होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू है 2.5 से 4.5 mg/dl। तो नेक्स्ट आइए देख लेते हैं व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ फॉस्फोरस। तो सबसे पहला है बोन एंड टीथ हेल्थ। फॉस्फोरस हमारे बोन और टीथ के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ये कैल्शियम के साथ बाइंड होकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, जो कि मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है बोन और टीथ का। और यही जो कैल्शियम फॉस्फेट है यही हमारे बोन और टीथ को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है फॉस्फोरस का हमारे ह्यूमन बॉडी में वो है एनर्जी प्रोडक्शन। फॉस्फोरस जो होता है मेन रोल प्ले करता है एनर्जी प्रोडक्शन में, क्योंकि ये एटीपी फॉर्मेशन में मेन कंपोनेंट होता है। एटीपी में जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं वो फॉस्फेट ग्रुप्स के होते हैं और यही हाई लेवल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है फॉस्फोरस का वो है डीएनए एंड आरएनए फॉर्मेशन। तो डीएनए एंड आरएनए फॉर्मेशन में भी मेजर रोल प्ले करता है फॉस्फोरस। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है सेल फंक्शन। हमारे बॉडी के जो भी सेल्स हैं उनके वेरियस फंक्शंस को होने के लिए फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉस्फोरस जो होता है वो फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म करने में मेन की रोल प्ले करता है और इन्हीं फॉस्फोलिपिड से हमारे बॉडी में सेल मेम्ब्रेन्स बनती हैं और सेल मेम्ब्रेन्स ही वो रेगुलेटर हैं जिनसे हमारे बॉडी के सेल्स में वेरियस न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड सिग्नल्स का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है एसिड बेस बैलेंस। तो फॉस्फोरस एक मेजर रोल प्ले करता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में, क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है एज अ बफर एक्ट करता है और इसकी वजह से हमारे बॉडी में सडन पीएच चेंजेस होने से रोकता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहता है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। तो एनिमल सोर्सेज की बात करें तो इसमें मीट, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। और अगर प्लांट सोर्स की बात करें तो प्लांट सोर्स में नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स एंड होल ग्रेन्स में फॉस्फोरस सही अमाउंट में पाया जाता है। तो नेक्स्ट जो फर्स्ट कंडीशन हमें देखनी है फॉस्फोरस से रिलेटेड वो है हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपो से क्या मतलब हो गया? लो लेवल किसका? फॉस्फोरस का इन ब्लड। फॉस्फेटेमिया का मतलब हो गया फॉस्फोरस इन ब्लड, हाइपो का मतलब हो गया कमी। तो इसका कंबाइंड में मतलब हो गया लो लेवल ऑफ फॉस्फोरस इन ब्लड। इट इज सीरम फॉस्फोरस लेवल लोअर देन 2.5 mg/dl। 2.5 mg/dl से कम फॉस्फोरस लेवल हो जाता है जब सीरम फॉस्फोरस लेवल, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोफॉस्फेटेमिया कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है डिक्रीज इन सीरम फॉस्फोरस लेवल इज एक्म्पेनिड बाय इंक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल। तो ये जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस ये हमारा कैल्शियम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हमारे बॉडी में जब भी सीरम कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो सीरम फॉस्फोरस का लेवल घटेगा, और अगर सीरम फॉस्फोरस का लेवल बढ़ रहा है तो उसकी वजह से सीरम कैल्शियम का लेवल घटेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया, वो देख लेते हैं क्या क्या कॉजेज हैं। तो सबसे पहला है इनसफिशिएंट फॉस्फोरस इनटेक। अगर कोई पर्सन इनसफिशिएंट अमाउंट में फॉस्फोरस का इनटेक कर रहा है तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में सीरम फॉस्फोरस लेवल कम हो सकता है, जिसे हम हाइपोफॉस्फेटेमिया कहते हैं।
अगर इनसफिशिएंट फॉस्फोरस इनटेक कर रहा है तो ये किन किन कंडीशन में होगा ऐसा, तो उसमें सबसे पहला है मैल न्यूट्रिशन। तो मैल न्यूट्रिशन क्या होता है ये हम सभी को पता है। मैल न्यूट्रिशन में अगर कोई पर्सन सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स का इंटेक नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मैल न्यूट्रिशन। और अगर ये कंडीशन मतलब न्यूट्रिएंट कंज्यूम नहीं करना सही प्रोपोर्शन में, ये बहुत एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक होता है तो इसकी वजह से स्टारवेशन हो जाता है, और ये स्टारवेशन फिर ऑर्गन डैमेज और सीवियर बॉडी वेट लॉस कर सकता है। नेक्स्ट कॉज जिसकी वजह से हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है वो है इंक्रीज्ड फॉस्फोरस एक्सक्रीशन। अगर हमारी बॉडी किसी भी कारण की वजह से फॉस्फोरस के एक्सक्रीशन को बढ़ा दे तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी, जिसे हम हाइपोफॉस्फेटेमिया कहते हैं। तो ऐसा किन किन कंडीशन में होगा जब हमारी बॉडी फॉस्फोरस के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हुआ है तो इसकी वजह से हमारे बोन पे एक इफ़ेक्ट होगा, जिससे क्या होगा कि हमारे बोन का रीएब्जॉर्प्शन होने लगेगा। रीएब्जॉर्प्शन होने की वजह से बोन से कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होंगे। जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में बोन से रिलीज़ हुआ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जाएगा तो यही हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हमारे किडनीज़ पे एक इफ़ेक्ट डालता है, जिसकी वजह से हमारे किडनीज़ में जो ब्लड स्ट्रीम में फॉस्फोरस होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा फॉस्फोरस हमारे बोन से ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हुआ है वो किडनी के थ्रू क्विकली बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट कॉज जिसकी वजह से हमारे बॉडी से फॉस्फोरस का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है वो है मैलिग्नेंसी। तो कुछ मैलिग्नेंसीज ऐसी हैं जैसे कि लंग, किडनी और ब्रेस्ट। इन टाइप की मैलिग्नेंसी में क्या होता है कि इस मैलिग्नेंसी की वजह से भी किसी भी पर्सन को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होने की वजह से एक्सक्रीशन जो है बढ़ जाएगा फॉस्फोरस का थ्रू किडनी, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने पाएगा किडनीज में, जिसकी वजह से हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है किसी भी पर्सन को। नेक्स्ट कॉज जिसकी वजह से हाइपोफॉस्फेटेमिया हो रहा है वो है यूज़ ऑफ मैग्नीशियम बेस्ड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड एंटासिड्स। तो मैग्नीशियम बेस्ड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड एंटासिड्स का अगर यूज़ करता है कोई पर्सन तो उसकी वजह से भी हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है। क्योंकि अगर कोई पर्सन मैग्नीशियम बेस्ड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड एंटासिड्स का यूज़ करता है तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में माइल्ड डायरिया हो जाएगा। किसी भी पर्सन को माइल्ड डायरिया हो सकता है, जिसकी वजह से जो स्टूल हो रहा है पर्सन को उसमें एक्सक्रीशन हो जाएगा फॉस्फेट का या फॉस्फोरस का, और उस पर्सन को फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी। साथ ही साथ में ये पैराथायरॉयड हार्मोन्स को भी सप्रेस करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि फॉस्फोरस का रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं होने पाएगा किडनीज़ में, और उसकी वजह से भी हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट कॉज जिसकी वजह से हाइपोफॉस्फेटेमिया हो रहा है वो है इंट्रासेल्युलर शिफ्ट। तो इंट्रासेल्युलर शिफ्ट में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी फॉस्फोरस है वो वेसल्स के से शिफ्ट हो करके और सेल्स में चला जाएगा। वैस्कुलर सिस्टम से शिफ्ट हो करके इंट्रावैस्कुलर स्पेस से शिफ्ट हो करके इंट्रासेल्युलर स्पेस में चले जाएगा, जिसकी वजह से हमारा इंट्रावैस्कुलर स्पेस में फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी, जिसे हम हाइपोफॉस्फेटेमिया कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिनके वजह से इंट्रासेल्युलर शिफ्ट होता है फॉस्फोरस का, वो है हाइपरग्लाइसीमिया एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये दोनों ही कंडीशन में फॉस्फोरस का इंट्रावैस्कुलर स्पेस से और इंट्रासेल्युलर स्पेस में शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से इंट्रावैस्कुलर स्पेस में या हमारे सीरम में फॉस्फोरस का लेवल
कम हो जाएगा, जिसे हम हाइपोफॉस्फेटेमिया कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या असेसमेंट्स हमें करने हैं ऐसे किसी भी पर्सन में जिसे हाइपोफॉस्फेटेमिया हो गया है उसमें। तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट देखते हैं क्या क्या करने हैं हमें। तो इसमें सबसे पहला है डिक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें हाइपोफॉस्फेटेमिया हुआ है उसमें सबसे पहला कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम क्या होगा, डिक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाएगी, मतलब मसल कंट्रैक्शन, कार्डियक मसल कंट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा। फॉस्फोरस की कमी की वजह से हम पहले ही देख चुके हैं इसी वीडियो में कि एटीपी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉस्फोरस। तो अगर फॉस्फोरस की कमी हो गई तो उसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगी, और एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और विदाउट एनर्जी मसल कंट्रैक्शन इनइफेक्टिव हो जाएगी या मसल कंट्रैक्शन होगी ही नहीं, तो जिसकी वजह से डिक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाएगी, और डिक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी होने की वजह से कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट कॉज है स्लोड पेरिफेरल पल्सेस। पेरिफेरल में या हमारे पेरिफेरी में पल्सेस जो है बहुत स्लो फील होंगी, बहुत वीक फील होंगी। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस की कमी की वजह से कार्डियक आउटपुट या कार्डियक फंक्शन अफेक्टेड हो जाता है। हमारा कार्डियक फंक्शन सही से नहीं होगा तो पेरिफेरी में पल्सेस भी फील नहीं होंगी। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी असेसमेंट। क्या क्या करने हैं, सैलो रेस्पिरेशंस होंगे। सैलो रेस्पिरेशंस क्यों होंगे? वही सेम कंडीशन है, मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है फॉस्फोरस थ्रू एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, मसल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और रेस्पिरेटरी मसल्स भी अफेक्टेड हो जाएंगी, जिसकी वजह से शैलो रेस्पिरेशंस होंगी किसी भी पर्सन को। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट। क्या करना है उसमें, सबसे पहला है वीकनेस, सेकेंड है डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। तो ये दोनों ही कंडीशन क्यों हो रही हैं? क्योंकि मसल वीकनेस हो गई है, मसल्स कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वीकनेस फील होगी किसी भी पर्सन को, और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस भी डिक्रीज्ड हो जाएंगे क्योंकि मस्कुलर कंट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है, डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी दैट कैन कॉज फ्रैक्चर एंड अल्टरेशन इन बोन शेप। तो बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स, ईजिली फ्रैक्चर्स हो सकते हैं किसी भी पर्सन में, या फिर बोन का शेप भी अल्टर हो सकता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब भी किसी पर्सन को हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा तो उसकी वजह से कैल्शियम फॉस्फेट नहीं बन पाएगा बॉडी में, जो कि मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए। और अगर इसकी कमी हो गई तो बोन बहुत फ्रेजाइल हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, और किसी भी पर्सन को ईजिली फ्रैक्चर हो सकता है या बोन्स का शेप बिगड़ सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है रैप्डोमायोलाइसिस। तो रैप्डोमायोलाइसिस क्या होता है? ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के जो मसल टिश्यू होती हैं उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। इस ब्रेकडाउन की वजह से हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें मायोग्लोबिन रिलीज होने लगता है। अभी ये मायोग्लोबिन हमारे ब्लड स्ट्रीम से किडनीज तक पहुंचने लगेगा, और जिसकी वजह से किडनीज भी डैमेज हो जाती हैं। तो ये सारे न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट्स हमें करने हैं किसी भी ऐसे पर्सन में जिसे हाइपोफॉस्फेटेमिया हुआ है। नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या असेसमेंट करना है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखना है क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उसमें सबसे पहला है इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन एंड सीजर्स। तो इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन एंड सीजर होंगे किसी भी पर्सन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिनमें हाइपोफॉस्फेटेमिया हुआ है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हाइपोफॉस्फेटेमिया के वजह से इम्पेयर्ड एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है,
अल्टर्ड न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन हो रहा है और जो हमारा नर्वस सिस्टम की नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिसरप्ट होने लगती हैं, हैम्पर होने लगती हैं, जिनके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हिमेटोलॉजिकल क्या क्या असेसमेंट करना है? डिक्रीज्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड इंक्रीज्ड ब्लीडिंग। तो किसी भी ऐसा पर्सन जिसे हाइपोफॉस्फेटेमिया हुआ है उसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लेटलेट की सेल मेम्ब्रेन को बनने में हेल्प करता है फॉस्फोरस। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में कि फॉस्फोरस किसी भी सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और अगर फॉस्फोरस की कमी है तो सेल मेम्ब्रेन्स सही से फॉर्म नहीं हो पाएंगी। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। प्लेटलेट्स की सेल मेम्ब्रेन फॉर्म नहीं हो पाएंगी अगर किसी पर्सन को हाइपोफॉस्फेटेमिया हुआ है तो, और अगर प्लेटलेट सेल फॉर्म नहीं हो पाएंगी सेल मेम्ब्रेन्स तो उसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन में प्रॉब्लम आएगी, और अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन में प्रॉब्लम आएगी तो उसकी वजह से ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड ब्लीडिंग हो सकती है किसी भी पर्सन में। नेक्स्ट बोल रहा है किसी भी पर्सन को जिसे हाइपोफॉस्फेटेमिया हुआ है उसमें इम्यूनोसप्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस की कमी की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन्स फॉर्म हो रही हैं, चाहे वो इम्यून सेल्स हों, चाहे वो सिग्नलिंग सेल्स हों, या फिर एटीपी प्रोडक्शन हो, ये सभी में प्रॉब्लम आएगी, और जिसकी वजह से इम्यूनोसप्रेशन हो जाएगा किसी भी पर्सन को, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसे इन्फेक्शन हो जाने के। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या इंटरवेंशंस करने होंगे ऐसे किसी भी पर्सन्स में जिसमें हाइपोफॉस्फेटेमिया डिटेक्ट हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है मॉनिटर कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, न्यूरोमस्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टेटस। बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम्स कॉज करता है हाइपोफॉस्फेटेमिया, किसी भी पर्सन्स में एक्यूट किडनी इंजरी तक हो सकती है। नेक्स्ट बोल रहा है फॉस्फोरस सप्लीमेंटेशन अलोंग विथ विटामिन डी। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी पर्सन जिसमें हाइपोफॉस्फेटेमिया हुआ है उसमें ऑस्टियोक्लास्टिक रीएब्जॉर्प्शन बोन का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस एंड कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होने लगते हैं। लेकिन क्योंकि सेम टाइम पे पर्सन को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी हुआ है तो उसकी वजह से किडनी हमारे जो भी फॉस्फोरस है या कैल्शियम है उसको एक्सक्रीट कर देती है लार्ज अमाउंट में, जिसकी वजह से फर्दर मोर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए फॉस्फोरस और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देना है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डिसकंटिन्यू हाइपोफॉस्फेटेमिया कंट्रीब्यूटिंग मेडिकेशंस। तो ऐसे कोई भी मेडिकेशन जो कि हाइपोफॉस्फेटेमिया कॉज कर रही हैं उनको डिसकंटिन्यू करना है। तो ऐसे कौन कौन सी मेडिकेशंस होती हैं? तो फॉस्फेट बाइंडर्स हो गए, या स्टेरॉइड्स हो गए, या फिर थियोफाइलिन है। ये सारी कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे मेडिकेशंस के जो हाइपोफॉस्फेटेमिया कॉज करती हैं किसी भी पर्सन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? एडमिनिस्टर फॉस्फोरस आईवी इफ सीरम फॉस्फोरस फॉल्स बिलो 1 mg/dl। अगर 1 mg/dl से भी कम हो जाए तो हमें सडनली तुरंत ही इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है, और उसमें सबसे पहला क्या है कि आईवी सीरम फॉस्फोरस एडमिनिस्टर करेंगे उस पर्सन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? एडमिनिस्टर आईवी फॉस्फोरस स्लोली। तो ऐसा इसलिए ताकि हम हाइपरफॉस्फेटेमिया या फिर सर्टेन कार्डियक प्रॉब्लम्स को होने से रोक सकें। तो इसीलिए बहुत ही स्लोली हमें आईवी फॉस्फोरस देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? एसेस द रीनल सिस्टम बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग फॉस्फोरस। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम फॉस्फोरस एडमिनिस्टर करने के पहले रीनल सिस्टम चेक नहीं करेंगे और उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो गए तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है किसी भी पेशेंट में। तो अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं फॉस्फोरस तो उसकी वजह से कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन या फिर हाइपर फॉस्फेटेमिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि किडनीज को डैमेज कर सकती हैं। इसलिए रीनल फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है
चेक करना। नेक्स्ट बोल रहा है ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर साइंस ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो हाइपोफॉस्फेटेमिया की वजह से बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो सकती हैं, फ्रेजाइल हो सकती हैं, इसलिए पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के लिए ऑब्जर्व करना है और उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं वो लेना है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट बोल रहा है इंक्रीज इनटेक ऑफ फॉस्फोरस कंटेनिंग फूड या डाइट। तो फॉस्फोरस कंटेनिंग डाइट हमें इंक्रीज करनी है ताकि जो भी कमी हुई है फॉस्फोरस की उसको पूरा किया जा सके थ्रू डाइटरी इनटेक ऑफ फॉस्फोरस। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।